हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टीसीएस में वर्चुअल ज्वाइनिंग के एक्सपीरियंस के बारे में। क्या क्या फेजेस रहते हैं वर्चुअल ज्वाइनिंग में, हम उनके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए, वरना आपकी ज्वाइनिंग डिले हो सकती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ज्वाइनिंग में 4 फेजेस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला फेज है जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, और फिर जो सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। फाइनली सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो 2 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम रहता है। उसके बाद फिर आता है ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग होती है, और फिर ट्रेनिंग के बाद आप फाइनली प्रोजेक्ट के लिए रिलीज होते हैं। तो चारों फेजेस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़। तो फेज़ 1, ज्वाइनिंग लेटर आता है आपका। उसमें आपकी लोकेशन मेंशन रहती है कि आपकी बेस लोकेशन क्या है। आपने जो प्रेफरेंसेस चूज़ किए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको उनमें से ही लोकेशन मिलेगी। हालांकि ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले टीसीएस ने 21 बैच के लिए करीब 2 से 3 सर्वे करवाए थे। सर्वे इन द सेंस कि आपको सर्वे मेल भेजा था जिसमें आपको ये बताना था कि कब तक आपका कॉलेज ख़त्म होगा, कब तक आपकी मार्कशीट्स अवेलेबल हो पाएंगी, कब तक आपकी डिग्री अवेलेबल हो पाएगी। ये सारे डिटेल्स आपको सर्वे में फिल करनी थी, और उसी सर्वे के बेसिस पर टीसीएस ने ज्वाइनिंग लेटर्स रिलीज करना स्टार्ट किया था। तो उसी बेसिस पर आपको जो डेट आपने मेंशन करी है, उस बेसिस पर आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो ज्वाइनिंग लेटर में आपकी बेस लोकेशन मेंशन रहेगी, और आपको सारी डिटेल्स अलग अलग रहेंगी कि क्या आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है, ऐसा सारा उसमें मेंशन रहता है। ज्वाइनिंग लेटर आने के करीब 10 से 15 दिन बाद आपका होता है फर्स्ट कनेक्ट सेशन। फर्स्ट कनेक्ट सेशन में क्या होता है, एक एचआर की टीम रहती है। वो आपको सारी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के बारे में डिटेल में समझाते हैं कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ पर अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में करना है, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हैं। वो सारी आपको चीज़ें डिटेल में क्लियर कर कर समझाते हैं। फर्स्ट कनेक्ट सेशन होने के बाद कुछ लोगों के मन में फिर भी डाउट रहता है, या कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या जो भी है। उसके बाद होता है ओबीएम कनेक्ट सेशन। ओबीएम क्या होता है? ओबीएम का मतलब है ऑन बोर्डिंग मैनेजर। ऑन बोर्डिंग मैनेजर की ही जिम्मेदारी है आपकी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाने की। वही आपके मैनेजर हैं इस पूरे फेज के लिए। तो ओबीएम कनेक्ट सेशन में क्या होता है कि वही फर्स्ट कनेक्ट सेशन जैसा होता है। कुछ जो डाउट्स हैं, कॉमन डाउट्स जो आपके हैं, या फिर कुछ और फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको डाउट हैं, तो वो सारे डाउट्स आपके ओबीएम कनेक्ट सेशन में क्लियर होते हैं। फाइनली आपको फिर सारी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होगी। आपको अपनी मार्कशीट्स अपलोड करनी रहेंगी। नॉन क्रिमिनल एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे बनवाना है, फिर उसको अपलोड करना है। सर्विस एग्रीमेंट बनवा कर अपलोड करना है, मेडिकल वगैरह वगैरह, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, जो आपको डेडलाइन बताई जाएगी कनेक्ट सेशन में तब तक। अगर आपने कोई गलती करी है तो वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर आपको डेडलाइन से पहले तक अगर आप उसको कर देंगे अपलोड, और वो अप्रूव हो जाता है, तो फिर आपकी ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी और आपकी ज्वाइनिंग लिंक आएगी। अदरवाइज आपकी ज्वाइनिंग रीशेड्यूल हो जाएगी और पोस्टपोन हो जाएगी। अब वो उसके लिए नया ज्वाइनिंग लेटर आएगा, वो कब आएगा, क्या डेट रहेगी, क्या लोकेशन रहेगी, वो कुछ पहले से नहीं बता सकते। वो चेंज भी हो सकता है, बाकी चेंज होता नहीं है। अब एक गलती इस टाइम पर बच्चे ये करते हैं कि वो पासपोर्ट अपना पहले से नहीं बनवा कर रखते हैं। पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। 1 वीक में लगभग आपका सब कंप्लीट हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपना पासपोर्ट के लिए पहले से ही अप्लाई कर दें और पहले से ही बनवा लें। तो आपको फॉर्मेलिटीज़ जब आपको ये सारी करनी है, तब आपको दिक्कत ना हो। उसके अलावा एक होता है एनएसआर कार्ड। एनएसआर कार्ड 24 घंटे में बन जाता है, ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एनएसआर कार्ड पहले से ना बनवा कर रखें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप एनएसआर कार्ड बनवाएंगे ऑनलाइन, नेस्कॉम पर आपको ये करना पड़ेगा अप्लाई। तब आपको अपनी कंपनी बतानी रहेगी कि किस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब डिटेल्स आपको उसमें फिल करनी रहेंगी। तो जब आपका फाइनल हो जाए कि आप यही कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तब आप एनएसआर कार्ड के लिए अप्लाई करें, 1 दिन में बन जाता है। अगर आपने पहले अप्लाई कर दिया है, कोई दूसरी कंपनी का नाम है, और फिर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर वो कंपनी का नाम चेंज करवाना बहुत दिक्कत वाला प्रोसेस हो जाता है। तो आप वो
अभी करवाएं जब आपका फाइनल हो जाए, जब आप ज्वाइन कर रहे रहेंगे। उसके अलावा जब ये सारी आपकी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी और अप्रूव हो जाएंगी टीसीएस की तरफ से, जब आप पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, तब आपको आएगी इंडक्शन प्रोग्राम की ज्वाइनिंग लिंक। अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ है जो रिजेक्ट हो गई है, तो फिर हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग रीशेड्यूल हो जाए और वो पोस्टपोन हो जाए। उसके लिए पूरा नया ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसमें चेंज भी हो सकता है, बाकी होता नहीं है। तो फाइनली जब आपकी सब कंप्लीट होने के बाद ज्वाइनिंग लिंक आती है इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है, ये आपका फर्स्ट डे रहेगा कंपनी में ज्वाइन करने का। तो आपको कुछ सीनियर लीडर्स से इंटरेक्शन होगा, वो आपको कुछ बताएंगे कि आपने क्यों सबसे अच्छी कंपनी चूज़ की है, ये कंपनी बहुत अच्छी है और आपका फैसला एकदम सही है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया जाएगा कि अब आगे आपका ट्रेनिंग का फेज़ कैसा रहेगा, कितनी ड्यूरेशन की ट्रेनिंग होगी, किन टेक्नोलॉजीज़ पर ट्रेनिंग होगी, और आपको पूरा ये सारा समझाया जाएगा। इसके अलावा आपकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट होगी टीसीएस की तरफ से, और आपको ईमेल का, टीसीएस के मेल का एक्सेस दिया जाएगा। इसके अलावा आपको इंटरनल पोर्टल्स जो टीसीएस के हैं उनका एक्सेस दिया जाएगा, ताकि आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें, जो भी ट्रेनिंग की रहेगी या जो भी अदर इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इंटरनल पोर्टल्स में आपको कैसे अपनी अटेंडेंस लगानी है, सारा आपको समझाया जाएगा इस इंडक्शन प्रोग्राम में। इसके अलावा आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे फॉलो करना है, वो सारा आपको बताया जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे एड्रेस किए जाएंगे, और अगर एड्रेस नहीं किए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपके डाउट्स कहाँ से कैसे क्लियर हो सकते हैं। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम रहता है, बस इसमें यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, बोरिंग सा प्रोग्राम है। फिर फाइनली आप जाएंगे इंडक्शन प्रोग्राम के बाद मंडे से ट्रेनिंग में। अब ट्रेनिंग में 1 वीक की ट्रेनिंग कंपलसरी है, जो आपको करनी ही रहेगी। बिजनेस स्किल्स की ट्रेनिंग रहती है, उसमें आपको कुछ नॉर्मली इंग्लिश वगैरह, ईमेल राइटिंग वगैरह, ऐसे ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, कैसे टीम में इंटरेक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। ये सारी एक बोरिंग सी ट्रेनिंग रहती है, कुछ खास उसका फ्रूटफुल ट्रेनिंग नहीं रहती है, नॉर्मल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद अगर आपके 80+ हैं सीपीए में, यानी कि आपने एक्सप्लोर ट्रेनिंग में 80+ लाए हैं, तो आपको एक ज्वाइनिंग इंसेंटिव तो मिलता ही मिलता है। 21 बैच के लिए 60,000 ज्वाइनिंग इंसेंटिव दिया था टीसीएस ने, और 22 बैच के लिए देखते हैं कितना देता है। तो अगर आपने 80+ लाए हैं सीपीए में, तो आपकी 1 वीक की ट्रेनिंग जो बिजनेस स्किल्स की है, उसके बाद आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी और आप ट्रेनिंग से रिलीज हो जाएंगे। और आपका पीआरए भी नहीं होगा। पीआरए क्या होता है? प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट। ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट देना होता है, उसके बाद असेसमेंट क्लियर होगा तभी आप ट्रेनिंग से रिलीज होते हैं। तो अगर आपके 80+ नहीं थे तो फिर आपकी ट्रेनिंग होगी 3 वीक्स की। लेकिन टीसीएस ने 21 बैच के लिए एक फाइनल लास्ट चांस और दिया था बच्चों को कि वो 80+ लाएं और इस ट्रेनिंग से बच जाए। तो ये लास्ट चांस में अब जिसके 80+ आए उन्हें फिर ट्रेनिंग से रिलीज कर दिया गया, 3 वीक्स की ट्रेनिंग नहीं रही। तो अगर आपके 80+ नहीं आते हैं फिर भी, तो फिर आपको 3 वीक्स की ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी, जावा या पाइथन कुछ सिखाएंगे, डेटाबेस सिखाएंगे, HTML CSS वगैरह, एक बेसिक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी जो है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर उसके बाद आपको पीआरए देना पड़ेगा। जब आप पीआरए देंगे, पीआरए क्लियर करेंगे, तभी आप ट्रेनिंग से रिलीज होंगे अगले फेज के लिए। अदरवाइज आपकी ट्रेनिंग एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि इसमें कैच ये है कि टीसीएस ने 21 बैच के लिए बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले ही रिलीज कर दिया था, क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आ रही थी उनको बहुत ज़्यादा। तो ऐसा भी होता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिजनेस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं, कि अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है तो फिर आपको ट्रेनिंग के बीच में ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये सब चेंज होते रहता है। उसके अलावा अगर आप एक्सप्लोर ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि एक्सप्लोर ट्रेनिंग इजी रहता है और आप उसको एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और इसी ट्रेनिंग के बीच में आपको लैपटॉप डिस्पैच होने लगते हैं आपके बेस लोकेशन से आपके एड्रेस पर, तो उसका मेल भी आ जाता है और सारी प्रोसेस मेल्स में आ जाती है कि कैसे कैसे वो सारा सेटअप करना है। उसके अलावा ट्रेनिंग में ही आपको बताया जाता है कि कैसे आपको लैपटॉप सेटअप करना है, कैसे ईमेल एक्सेस करना है, ये सारा आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है। उसके अलावा जब फाइनली आप ट्रेनिंग से निकलेंगे, 1 वीक या 3 वीक या जितने भी टाइम है ट्रेनिंग से निकलेंगे, तो फिर आप ट्रेनिंग से रिलीज होकर जाएंगे
प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर आप ट्रेनिंग से रिलीज होकर आरएमजी को एलोकेट हो जाएंगे। आरएमजी का मतलब होता है रिसोर्स मैनेजर, जो आपकी अभी देखभाल करने वाला है जब तक आपका प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। तो फिर आपके पास आरएमजी का मेल आ जाएगा, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे डेली अटेंडेंस लगानी है और क्या जब तक आप बेंच पर हैं, बेंच पर मतलब जब तक आप प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं हुए हैं तब तक आपको क्या करना है या जो भी है। और फिर डेली आरएमजी आपसे आपकी स्किल्स वगैरह पूछ सकते हैं, आगे आपकी प्रोफाइल फॉरवर्ड करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जहां आपको एलोकेट किसी एक में होना पड़ेगा, कॉल आएगा और फिर आप एलोकेट। अब ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है प्रोजेक्ट वाला, यहाँ पर लोग बहुत गलती करते हैं। इसके लिए मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा इस फेज़ में। ये जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो ये आपके करियर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो हो सकता है आपको गलत अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो फिर आपको फिर से नई स्टार्टिंग करनी पड़े, अगर कोई गलत प्रोजेक्ट में गलत टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं, या फिर बहुत सारे सपोर्ट प्रोजेक्ट होते हैं, या फिर और भी बहुत बेकार टाइप के प्रोजेक्ट भी हैं टीसीएस में। तो ये फेज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है और फेज़ में आपको केयरफुल रहना है। क्या टिप्स हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मैं एक पूरी डिटेल वीडियो में बताऊंगा। और फाइनली आप यहाँ प्रोजेक्ट में एलोकेट होंगे और फिर आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट में काम करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह से डिस्कशन करेंगे और सारी चीज़ें फिर प्रोजेक्ट्स में आपको बताई जाएंगी। तो ये पूरा वर्चुअल ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।